वैलिड नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। आप समझते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है इफ देयर इज ए बॉडी इट शुड बी आइदर एट रेस्ट और अंडर मोशन। अगर वहां कोई बॉडी है तो या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, और यूनिफॉर्म मोशन में होगा। एंड इफ द बॉडी इज अंडर रेस्ट इट नीड नॉट टू बी रीजन। तो इसका कारण पूछने की जरूरत नहीं है कि रेस्ट में क्यों है। इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका रीजन भी पूछने की जरूरत नहीं है। ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो नेचुरल स्टेट है एंड दे नीड नॉट टू बी एक्सप्लेन, और उनको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ द बॉडी हैज रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, इफ द बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू बी अंडर मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। जिनको आवाज नहीं आ रही हो उनको चाहिए कि लीव कर जाएं और फिर ज्वाइन करें तो ठीक हो जाएगा। यहां सब ठीक दिखाई दे रहा। ये इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये भी है कि इफ देयर इज ए बॉडी, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन कब आएगा? ये एक्सेलरेट केवल तभी होगा जब इस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। यानी देयर इज नो अदर एजेंसी एक्सेप्ट द फोर्स हु मे कॉज एन एक्सेलरेशन। कभी भी किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन का एकमात्र कारण है फोर्स। फोर्स इज द ओनली एजेंसी हु कैन एक्सेलरेट द बॉडी। इफ देयर इज ए फोर्स देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी ए फोर्स। यही है फर्स्ट लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर एक्सेलरेशन है तो उसका कारण सिर्फ एक है और वो है कोई फोर्स, और अगर फोर्स लग रहा है और फोर्स अनबैलेंस है तो एक्सेलरेशन होके रहेगा। देयर इज नो अदर एजेंसी एक्सेप्ट द फोर्स हु मे कॉज एन एक्सेलरेशन। अब अगर इसका मतलब ये निकलता है कि एक्सेलरेशन की वजह सिर्फ और सिर्फ फोर्स है। फोर्स के बिना एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। इफ देयर इज अ फोर्स देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी अ फोर्स, फोर्स इज द ओनली एजेंसी हु मे कॉज एन एक्सेलरेशन। यही सिद्धांत है। कुछ सिचुएशन इसका वायलेशन दिखाई देता है, और वायलेशन के तौर पर हम आपको दिखा देते हैं एक सिचुएशन, फिर आप सोचिएगा। ये है एक व्हीकल या मान लो ट्रक है, और ये सड़क पर है, और यहाँ पर ड्राइवर साहब बैठे हैं इसमें, और ये आगे की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, इसलिए ट्रक एक्सीलरेटेड। और इस ट्रक को हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं ओवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके ऊपर एक बॉक्स भी रखा हुआ है, ये भी बॉक्स है यहाँ, और ये कॉन्टैक्ट सब के सब स्मूथ है, और बॉक्स डोरी से इधर बंधा हुआ है। बॉक्स का मास स्मॉल एम है, ट्रक का मास कैपिटल एम है। अब जरा ओवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ट्रक और बॉक्स दोनों का इक्वेशन लिखते हैं। तो फ्रॉम ओवन, ओवन इज इनर्शियल फ्रेम, फ्रॉम ओवन यह एक इनर्शियल फ्रेम है, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस इनर्शियल फ्रेम से देखिए ट्रक का, तो ट्रक पर एक फोर्स है ग्रेविटी, ट्रक पर इसका कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा इधर, तो एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा P, और एक है फ्लोर का यानी रोड का कॉन्टैक्ट फोर्स N। बोलिए सहमत हैं? हम फिर से दोहराते हैं। ट्रक पर एक फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ट्रक पर एक बॉक्स का कॉन्टैक्ट फोर्स N डाउनवर्ड, ट्रक के रोड का एक कॉन्टैक्ट फोर्स सभी व्हील का अपवर्ड, और अप्लाइड फोर्स P, और एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं? तो एक और फोर्स है टेंशन, जो हम डोरी से बांधे हुए ना, तो टेंशन भी तो होगा, तो ये टेंशन फोर्स पीछे की तरफ। और अब ट्रक एक्सेलेटेड है, P माइनस टी बराबर मास गुना एक्सेलेरेशन। सड़क से देखने पर ट्रक में एक्सेलेरेशन दिखाई देता है, और उसका कारण भी हमें समझ में आता है कि सिंस देयर इज ए अनबैलेंस्ड फोर्स P देयरफॉर इट गेट्स एक्सेलेटेड। कारण सही है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कि फोर्स है
तो एक्सेलरेशन होगा। अब इसी फ्रेम में उस बॉक्स का भी डायग्राम बनाते हैं, छोटे वाले बॉक्स का। तो ग्रेविटी है यहाँ डाउनवर्ड, कॉन्टैक्ट फोर्स इधर और टेंशन इधर। सड़क से देखेंगे तो बॉक्स भी ट्रक के साथ जाता दिखेगा। यहाँ भी रीजन सही है, टी बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। ट्रक बॉक्स पर फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, और उसकी वजह से बॉक्स चल रहा है, चलना चाहिए, फोर्स है तो चलेगा। यहाँ तक कोई वायलेशन नहीं, सब कुछ ठीक है। अब इसी इवेंट को आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? ये ट्रक का फ्रेम है, और ट्रक का फ्रेम रेस्ट में है, नहीं तो ट्रक का फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल कहलाएगा। अगर हम ट्रक के फ्रेम में बॉक्स का डायग्राम बनाएंगे तो क्या नजर आएगा? बॉक्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बॉक्स पर ट्रक के कॉन्टैक्ट फोर्स, और बॉक्स पर एक टेंशन फोर्स, और बॉक्स किधर जाता दिखेगा ये भी तो सोच के बताइए। ट्रक पर खड़े होकर देखेंगे तो बॉक्स किधर एक्सलेटेड दिखेगा? ग्राउंड से देख रहे हैं तो बॉक्स ट्रक के साथ जा रहा है। ट्रक पर खड़े को देखेंगे तो बॉक्स किधर एक्सलेटेड? क्या बॉक्स एक्सलेटेड है? बॉक्स एक्सलेटेड नहीं है। ट्रक से देखने पर बॉक्स रेस्ट में, जबकि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स टी लग रहा है। ट्रक से देखने पर, सड़क से सब ठीक है। तब आप इक्वेशन लिखिएगा, टी बराबर मास और गुना 0। अब ये वायलेशन है, क्योंकि सड़क से आप देख रहे हैं तो बॉक्स पर टेंशन फोर्स राइट वार्ड है और बॉक्स का एक्सेलरेशन राइट वार्ड है। ये होना चाहिए, ये है तो सही है। लेकिन जब आप सड़क पर, ट्रक पर खड़े हो जाते हैं तो आप पर बॉक्स पर राइट वार्ड फोर्स दिखाई देता है, लेकिन बॉक्स में कोई एक्सेलरेशन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीजन क्या देंगे? यही समस्या है, समझे? इसका रीजन हम क्या देंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसा क्यों? यही है वायलेशन, वायलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, कि ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉक्स गेट्स एक्सीलरेटेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स है फिर भी एक्सेलरेशन नहीं। क्या ये बात समझ में आई तो बताएं। ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं तो ठीक है, ग्राउंड से ट्रक का भी और बॉक्स का भी इक्वेशन बिल्कुल सही है। देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स सो इट गेट्स एक्सेलरेटेड, होना भी चाहिए, फोर्स है तो एक्सेलरेशन हो। लेकिन जब हम ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो दिखाई देता है कि ट्रक तो एक्सेलरेटेड है, सही है, लेकिन ट्रक से देखने पर हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाता। क्यों? वहां से देखने पर बॉक्स पर एक अनबैलेंस फोर्स टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देता है। ये है वायलेशन। चलिए एक और वायलेशन का केस देखते हैं। ये हम कहेंगे कि ट्रक का फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से पर देखने पर ब्लॉक गेट्स एक्सलेटेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स नहीं है फिर भी एक्सलेशन दिखाई देता है। एंड हाउ इट गेट्स एक्सलेटेड, ये बात देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए करते हैं, एक सिचुएशन दिखाते हैं। देखिए वही ट्रक है और ट्रक के ऊपर ये, यहाँ ड्राइवर साहब होंगे, ये व्हील दो लगा हुआ ऐसे, और ये सड़क पर ट्रक जा रहा है, और इनके सरफेस जो है एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं। ट्रक का जो सरफेस है जिस पर हम लगेज या सामान रखेंगे वह स्मूथ है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं। उस पर एक बॉक्स रख देते हैं। तो जब इस पर एक बॉक्स रखेंगे, इसे देखिए बॉक्स, ये और स्मूथ सरफेस है, तो जब ग्राउंड से देखिएगा तो क्या जवाब दीजिएगा? ग्राउंड से देखिएगा तो दिखाई देगा कि बॉक्स रेस्ट में है और ट्रक जा रहा है, क्योंकि ट्रक पर फोर्स लग रहा है पी। ट्रक में एक्सलेशन होना चाहिए, ट्रक में एक्सलेशन है, और बॉक्स में कोई एक्सलेशन नहीं है, बॉक्स में कोई फोर्स भी नहीं है, इसलिए बॉक्स में कोई एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो ग्राउंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सब ठीक है कि फोर्स नहीं है इसलिए एक्सलेशन नहीं है। फोर्स होता तो एक्सलेशन होता न्यूटन्स लॉ के हिसाब से। लेकिन जब आप ट्रक पर से देखेंगे यहाँ पर खड़े होकर, ये तो आपको दिखाई देगा कि ट्रक रेस्ट में और ये पीछे भाग रहा है। ड्राइवर साहब यहाँ से देखेंगे तो उनको लगेगा ये पीछे चला गया,
तो इसका पीछे जाना आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा? उस डायरेक्शन में तो कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, फिर भी एक्सलेशन है, तो पीछे के जाना कैसे एक्सलेट करिए, कैसे एक्सप्लेन करिए? स्कूल में भी एक एक्सपेरिमेंट होता था, हो सकता है आपको बताया गया हो, एनसीईआरटी में भी है कि एक गिलास ले लो, ले लिया, अब ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखो, पोस्ट कार्ड जरा सा स्मूथ पेपर वाला होना चाहिए, ऐसे रख दिए और उसके ऊपर एक सिक्का रख दो, ये है हम रख दिए क्वाइन, और पोस्ट कार्ड जो है ना वो स्मूथ है, ये पोस्ट कार्ड, ये पोस्ट कार्ड है, वो स्मूथ सरफेस होना चाहिए। अब पोस्ट कार्ड को हिट करिए इधर से हिट करिए, एफ फोर्स, पी फोर्स लगा के। आप पाएंगे कि पोस्ट कार्ड सीधा निकल जाएगा और उसके ऊपर रखा हुआ कॉइन नीचे गिरेगा। क्या ये एक्सपेरिमेंट कभी पढ़े या दोहराए कोई सर? जरूर पढ़े होंगे स्कूल में 9th 10th में, जब भी न्यूटन्स लॉ कि इस पोस्ट कार्ड को अगर हिट करें तो पोस्ट कार्ड निकल जाता है और उसके ऊपर रखा हुआ जो सिक्का है वो नीचे गिर जाता है। उस समय आप ग्लास के फ्रेम से देख रहे हैं, फ्लोट पर खड़े होकर देख रहे हैं, आपको दोनों का बिहेवियर रीजनेबल लगेगा। किस दोनों की बात कर रहे हैं? पोस्ट कार्ड का बिहेवियर भी और इसका, पोस्ट कार्ड का बिहेवियर और इसका बिहेवियर, किसका बिहेवियर? पोस्ट कार्ड और उसका बिहेवियर दोनों रीजनेबल लगेगा, जो कारण है एकदम सही लगेगा। कैसे? नेचुरल है ना। पोस्ट कार्ड पर आपने फोर्स लगाया, पोस्ट कार्ड चला गया, और सिक्का पर आपने फोर्स नहीं लगाया, इसलिए सिक्का नहीं गया। तो ये न्यूटन्स लॉ के हिसाब से है। कहां से? जब आप फ्लोर से देखें, टेबल से देखें, ग्राउंड से देखें तो। लेकिन अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को पोस्ट कार्ड पर खड़े होकर पाए देखने की सोचें, तो आप पाएंगे कि सिक्का पीछे भाग रहा है, पोस्ट कार्ड तो रेस्ट में। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको सिक्का, कॉइन पीछे भागता दिखेगा, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्ड मोशन? कौन सा बल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल? ये वायलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया है पोस्ट कार्ड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आई बात? इसी तरह के कई एक्सपेरिमेंट है। आप कभी बस उसमें देखे होंगे, गाड़ी तेजी से एक्सलेट हो रही है और बीच में, सीट के बीच में यहाँ रखा हुआ चप्पल, बीच जब गाड़ी ब्रेक लगाती है आगे जाते हुए, पीछे फेंकाते हैं, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, बैठे बैठे आधा बॉडी आगे की तरफ धड़ाम से बढ़ता है। उस आगे की तरफ झुकने को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्कूल में बोलते थे एनर्जी ऑफ मोशन के कारण, लेकिन वो कोई कारण नहीं है। न्यूटन लॉ में बताया गया कि कोई भी बॉडी कभी भी आगे या पीछे एक्सलेटेड दिखाई दे तो उसका सिर्फ एक रीजन है, फोर्स होना चाहिए। अब वहां कौन सा फोर्स? तो इसलिए बस जब एक्सलेटेड मोशन में है तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसलिए ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर लॉ ऑफ इनर्शिया वायलेट्स, वेयर लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड, वेयर बॉडी मे गेट एक्सलेटेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां लॉ ऑफ इनर्शिया लागू नहीं होता, सब दिशा में नहीं, किसी भी डायरेक्शन में, वहां बॉडी एक्सलेट हो जाता है बिना फोर्स लगे, यानी बॉडी गेट्स एक्सलेटेड without application of force, such frame of reference is called non-inertial frame of reference. The frame of reference, समझ में आई बात? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी नहीं करता है, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे बस में आप देखिएगा, बस में ब्रेक लगा, आप आगे की तरफ झुके, सामान कई बार आगे फेंकाया जाती, आगे की तरफ जो झुके उस डायरेक्शन में तो फोर्स बिना एक्सलेशन हो गया। हाँ, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड तो फोर्स लगाने पर ही एक्सलेशन होता है। या एक और सिंपल सा केस है, मान लो आप सड़क किनारे खड़े हो, कई घंटों से इंतजार में गाड़ी के थे, आपने सड़क पर रखे पत्थर को गौर से देखा, आप कन्विंस है, क्या देखा? सड़क ऐसे है, सड़क पर किनारे आप खड़े हैं और ये मान लो यहाँ खड़े हैं और आपको दिखाई दिया है एक पत्थर, और ये पत्थर जो है सड़क किनारे रेस्ट में पड़ा है। आप एक घंटों के ऑब्जर्वेशन के बाद आप कन्विंस हैं उस पत्थर पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, पत्थर एक्सलेटेड भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तभी गाड़ी आती और गाड़ी सड़क पर आई, गाड़ी में आप बैठे और बैठकर जब आप पीछे देखते हैं, गाड़ी आगे भागी तो आपको दिखाई देगा पत्थर पीछे एक्सेलरेट हुआ। तो इस पीछे की तरफ अचानक एक्सलेशन के आने का रीजन क्या कहेंगे? वो भी सड़क किनारे खड़े रहने वाले को नहीं दिखाई दे रहा है, सड़क किनारे खड़े रहने वाले को पत्थर, वो आदमी या पत्थर जो है रेस्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन गाड़ी में जो लोग खड़े हैं उनको दिखाई दिया कि वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट हुआ। ये जो अचानक बिना फोर्स लगे एक्सेलरेशन दिखाई दिया,
इसका क्या रीजन देंगे? ये लॉ ऑफ इनर्शिया का वायलेशन है। बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड विद इवन व्हेन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बल के लगे बिना भी बॉडी में एक्सेलरेशन आ सकता है। समझे सवाल? मतलब ये सिचुएशन समझे? आप सड़क किनारे खड़े थे, वहां पत्थर पड़ा था, पत्थर रेस्ट में था, आपने कई घंटे देखा है, कन्विंस है, कोई इंटरेक्शन अनबैलेंस नहीं है, रेस्ट था, रेस्ट है, होना था। कभी बस आती है, बस में बैठ जाते हैं, बैठते आप पत्थर को देखते हैं, आपको दिखाई दिया पत्थर भागा पीछे, आप समझाएंगे उनको कि नहीं 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 नहीं, भागा नहीं, हम भागे। अरे तो न्यूटन्स लॉ में लिखा रहना चाहिए था ना। कभी कभी कोई चीज एक्सेलेरेटेड हो जाती है जब हम भागते हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ? वहां तो लिखा हुआ है कि अगर आपको दिखाई दे एक्सेलेरेटेड तो एक्सेलेरेटेड है, आपको दिखाई तो दिया पीछे एक्सेलेरेटेड तो एक्सेलेरेटेड है। वहां ये भी लिखा हुआ है कि बॉडी इज अंडर एक्सेलरेशन, देयर इज ओनली वन एजेंसी हु मे कॉज एन एक्सेलरेशन एंड दैट एजेंसी इज फोर्स। फोर्स ही एकमात्र कारण है, साधन है जिससे कोई बॉडी एक्सेलरेट हो सकता है। फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। इफ देयर इज ए फोर्स देन देयर इज एक्सेलरेशन। तो फिर वो पत्थर पीछे की तरफ एक्सेलरेट हुआ है, इसकी व्याख्या क्या करेंगे? कहेंगे सर दाएं बाएं तो ऐसा नहीं होता। हाँ नहीं होता, फ्रेम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में है उसी लाइन में ये वायलेशन दिखाई देता है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड even without application of force, or where body is not being accelerated in spite of application of force, is called non-inertial frame of reference। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे अप्लाई करें? आप देखें, मान लो शर्ट है, नया शर्ट है और थोड़ा सा कहीं कट फट जाए, तो कई बार वो जो फट गया उसका साइज अगर छोटा होता है तो हम पूरे शर्ट को बदल नहीं देते, वहां पर कुछ रफू करा देते और कुछ स्पेशल चिपका दिए और एक डिजाइनर शर्ट बन गया। और अगर बड़ा यहाँ से यहाँ फट जाए तो शर्ट बदलना पड़ता है। यहाँ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का वायलेशन लिमिटेड है, सब डायरेक्शन में नहीं है। वो दौड़ती हुई तेज दौड़ती हुई बस जब ब्रेक लगाती है तो एक्सलेशन सिर्फ लाइन में है, और जो कुछ भी गड़बड़ दिखाई देता है, अपने आप झुकना आगे पीछे, वह सिर्फ इसी लाइन में। तो बाकी कोई सामान दाएं नहीं जाता, बाएं नहीं जाता, ऊपर नहीं उछल जाता। इसलिए वायलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया is limited to the line of acceleration of the frame. In other direction, it is as valid in inertial frame as in non-inertial frame. न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बराबर से वैलिड है, सभी फ्रेम में। हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड है, सिर्फ लाइन ऑफ एक्सेलेरेशन में उसका वायलेशन दिखाई देता है। जब गाड़ी आगे एक्सेलेरेट होती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, या गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आगे की तरफ झुकते हैं, सामान इधर उधर जाता है। जब आप पीछे सड़क पर देखते हैं तो पत्थर पीछे भागता दिखता है। तो ये बात, दाएं भागता और बाएं भागता ऊपर भागता तो नहीं दिखता। इसलिए वायलेशन इज लिमिटेड टू द लाइन ऑफ एक्सेलेरेशन। इसलिए हम न्यूटन्स लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, संशोधन करेंगे और अप्लाई कर देंगे न्यूटन्स लॉ को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां अब तक लागू नहीं किया जाता था। यानी हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, because the in non-inertial frame of reference law of Newton's law violates only in limited direction, so Newton's law of motion is amended or partially modified। आंशिक रूप से उसमें कुछ परिवर्तन लाकर हम उसी नियम को अप्लाई करेंगे वहां भी जहां ये इसमें पाया गया कि बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझे बात? बोलिए बोलिए। द फ्रेम वेयर बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड इवन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां बॉडी बिना फोर्स लगे एक्सेलरेट हो जाता है, उसमें भी हम लागू करेंगे। यानी न्यूटन्स लॉ इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सब्जेक्ट समझ में आया? टॉपिक मतलब फेलियर ये था कि बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड इवन व्हेन देयर इज नो फोर्स। तो ये जो आप गाड़ी आगे एक्सेलरेट हो रही है और सामान पीछे भागा, तो पीछे जो भागा दिखा वो वायलेशन है, फोर्स नहीं लगा फिर भी भागा। लेकिन ये वायलेशन सब डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ आगे पीछे डायरेक्शन में है। इसलिए हमें न्यूटन्स लॉ को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे टू गेट अप्लाइड इन द फ्रेम दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो लिखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लिखिए या देखिए जो कहना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाइड टू, अप्लाई डबल बहुत जोर से अप्लाई हो रहा है, अप्लाइड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
applied to non-inertial frame. Non-inertial frame of reference में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्पेशल जो चेंज लाए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कि जब कभी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, and whenever you have to apply the Newton's law of motion in non-inertial frame of reference, जब कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो आपको बस एक चेंज लाना है। यू हैव टू कंसीडर ए वेक्टर क्वांटिटी इन एडिशन टू फोर्स एक्टिव ऑन द बॉडी। आपको उस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के अतिरिक्त एक और वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना। उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम है इनर्शिया वेक्टर। फिर से सुनिए, यानी whenever observation is to be done from non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, whenever observation is to be done from non-inertial frame of reference, a vector quantity is supposed to be active, in addition to the forces। बलों के अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा। शर्त है हर समय नहीं। इफ योर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपका ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। एंड दैट वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन कैसे होगा, ये एक्स्ट्रा दिस वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड inertia vector, इस वेक्टर क्वांटिटी को इनर्शिया वेक्टर कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें क्या कह रहे हैं। इफ यू आर ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो अगला सवाल आएगा व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड without application of force, or the frame of reference where there is no acceleration in spite of application of force. If there is such a frame of reference, then you are observing it from this frame, then you should consider a vector quantity in addition to the force active on the body. बल के अतिरिक्त एक और वेक्टर क्वांटिटी उस पर कार्यरत माने, उस अतिरिक्त वेक्टर क्वांटिटी का नाम है इनर्शिया वेक्टर। कुछ समझ में आई बात? वो जो एक्स्ट्रा वेक्टर क्वांटिटी हम कंसीडर करेंगे उसका नाम है, कब करेंगे वो कंडीशन पहले से, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगला सवाल, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम? द फ्रेम वेयर बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और फ्रेम वेयर बॉडी इज not accelerated in spite of application of force. Such a frame is called non-inertial frame. And for applying a Newton's law in such frame, first point है to you have to consider a vector quantity active on the body in addition to the forces that may have been active. तो वो inertia vector उसको बोलते हैं। अब inertia vector किसको कहते हैं? तो अगला पॉइंट में लिखते हैं कि inertia vector is defined as inertia vector को परिभाषित किया जाता है, माइनस साइन दीजिए और मास ऑफ द बॉडी लिखिए और मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। देखिए मतलब inertia vector is defined as product of mass of the body and acceleration of the frame. inertia vector बराबर होता है माइनस साइन दीजिए और फिर बॉडी का मास ले। कौन से बॉडी का? बॉडी का मास मतलब मास अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस बॉडी का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं,
उसका मास ले लीजिए। और एक्सलेशन किसका लीजिए? एक्सलेशन उस फ्रेम का लीजिए जहां से आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए सड़क पर किनारे, अब सड़क पर तो कोई गाड़ी जा रही है और आप गाड़ी एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये है आपकी गाड़ी और ये इधर एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और यहाँ पर आप खड़े हैं। तो इस समय आपका फ्रेम मतलब गाड़ी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और चूंकि गाड़ी एक्सलेटेड मोशन में है इसलिए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब वहां से आप सड़क किनारे रखे गए पत्थर को देख रहे हैं तो आप इस पर इनर्शिया वेक्टर लेंगे और कितना होगा? तो मास लेंगे किसका? इस बॉडी का जिसको आप देख रहे हैं। और एक्सलेशन लेंगे किसका? उस फ्रेम का यानी गाड़ी का जहां से आप देख रहे हैं। और साइन माइनस डाल देंगे। माइनस साइन का मतलब है कि इसका डायरेक्शन उसके डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगा। इनर्शिया वेक्टर का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सलेशन के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगा। फ्रेम के एक्सलेशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा इनर्शिया वेक्टर का डायरेक्शन। And whenever observation is to be done from non-inertial frame of reference, a vector quantity is supposed to be active in addition to force. जब कभी ऑब्जर्वेशन क्या किया जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं एंड दैट वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड इनर्शिया वेक्टर और उस वेक्टर क्वांटिटी को इनर्शिया वेक्टर कहते हैं। और इनर्शिया वेक्टर का डेफिनेशन यही हो गया, मास ऑफ द बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन फ्रेम का। ठीक है, अब ये जो इनर्शिया वेक्टर है ये किसमें और एक फोर्स में एक ही साथ लिखेंगे? हाँ एक ही साथ लिखेंगे। जब फोर्स के अलावा फोर्स में क्या समानता और क्या असमानता है? पहली तो बात यह है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। बात सही है ना? आप समझे कि नहीं? फोर्स इज एसोसिएटेड विथ इंटरेक्शन एंड इट एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा किसी न किसी इंटरेक्शन से जुड़ा होता है और पेयर में होता है। इनर्शिया वेक्टर का कोई पेयर नहीं होता और ये किसी इंटरेक्शन से एसोसिएटेड नहीं होता। फोर्स हमेशा किसी न किसी इंटरेक्शन से जुड़ा होता है और उसका वो हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर में, जबकि इनर्शिया वेक्टर का कोई पेयर नहीं होता। इसमें कोई पेयर नहीं होता। तो बस लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, समझिए। यानी फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स ऑलवेज exist in pair and is associated with any mechanical interaction फोर्स जब भी लिया जाएगा तो किसी न किसी इंटरेक्शन से जुड़ा होगा और साथ ही वो एग्जिस्ट करेगा पेयर में। बट इनर्शिया वेक्टर जब लेंगे तो उसका कोई पेयर नहीं होगा, वो किसी इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। बट इनर्शिया वेक्टर हैज नो पेयर। बट इनर्शिया वेक्टर has no pair and is not associated with any interaction ये और किसी इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता। कितना अंतर है इनर्शिया वेक्टर में और फोर्स में? पहला अंतर तो ये हो गया। इसके अलावा फोर्स बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता फोर्स, लेकिन इनर्शिया वेक्टर उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। फोर्स फ्रेम ऑफ एक्सलेशन पर डिपेंड नहीं करता, जिस फ्रेम से आप देख रहे हैं उसके एक्सलेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इनर्शिया वेक्टर डिपेंड करता है। समझे? फोर्स जब भी किसी भी फोर्स की बात करेंगे इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम इंटरेक्शन। सही है। एंड इज नॉट एसोसिएटेड एंड डिपेंड्स ऑफ एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। लेकिन इनर्शिया वेक्टर किसी इंटरेक्शन से जुड़ा नहीं और उसके कोई पेयर नहीं होते। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे चौथा कि वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया वेक्टर depends upon mass of the body, depends upon mass of the body।
बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड यहाँ किस पर डिपेंड करता है? बॉडी के मास पर। बट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इनर्शिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर भी। बट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। बट फोर्स इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, जबकि फोर्स दोनों से इंडिपेंडेंट है। न मास पर डिपेंड करता है, न क्या आप कहेंगे मास पर तो करता है, ग्रेविटी का, नहीं नहीं, ये अर्थ है और ये कोई पत्थर है। अब इस पर जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उतना ही इस पर भी, जबकि जिसका मास कम है और इसका मास बहुत ज्यादा है। यहाँ तो 6 × 10⁻24 kg होता है अर्थ का मास, फिर भी उस पर भी उतना ही फोर्स रहेगा जितना इस पर। इतना सिंपल है। हम 300 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, हमारे अकाउंट में 10 लाख हो या 10 करोड़, निकला कितना? 300। और आपके अकाउंट में 10,000 हो या 10,100, पहुंचा कितना? 300। तो फिर 300 निकला है तो वहां भी 300 पहुंचेगा। तो एक्शन रिएक्शन इसीलिए बराबर होते हैं। इसलिए फोर्स में मास डिपेंडेंट नहीं होता, छोटा मास है तो भी वही, बड़ा पर भी वही। जबकि इनर्शिया वेक्टर जिस बॉडी का पर आप कंसीडर करेंगे उसके मास पर डिपेंड करेगा, उसके मास के साथ चेंज करेगा। इतना डिफरेंस है। इन सब डिफरेंस के बावजूद फिर भी कुछ समानता है। वो क्या समानता है? फोर्स हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द मतलब व्हाई फोर्स इज नीडेड? आइडिया ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन if the body is accelerated, why it is accelerated. If the body is not acceleration, who is responsible? Force is used to explain the presence or absence of acceleration. बल का उपयोग करते हैं किसी वस्तु में त्वरण की उपस्थिति अनुपस्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। बात सही है ना? फोर्स, आइडिया ऑफ फोर्स इज टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द एक्सेलरेशन और एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशन। समटाइम्स फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन रुकता है, बॉडी नीचे जा रहा था, कॉन्टैक्ट फोर्स प्रिवेंटेड। और कभी कभी बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फोर्स। यानी सीधी भाषा में फोर्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशन और इनर्शिया वेक्टर। किस लिए? आप देखें गाड़ी वाला एग्जाम्पल, सड़क किनारे जब पत्थर हमें पीछे भागता दिखा तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए हु इज रेस्पॉन्सिबल, तो अब इनर्शिया वेक्टर से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइडिया ऑफ इनर्शिया वेक्टर इज आल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। दोनों का काम एक ही है। मतलब फोर्स, आइडिया ऑफ फोर्स एंड आइडिया ऑफ इनर्शिया वेक्टर बोथ आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, देयरफॉर इनर्शिया वेक्टर इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का ये मतलब नहीं है कि वो फोर्स नहीं होता है, वो बेकार है, छद्म है, फिक्टिशियस, जी नहीं। वो फोर्स जैसा है नहीं है मगर फोर्स है, वो है लेकिन फोर्स जैसा नहीं, लगता है फोर्स जैसा। स्यूडोपोडिया बायोलॉजी जूलॉजी में पढ़ते होंगे, कुछ पैर दिखने के हैं और कुछ पैर की जगह पर है। स्यूडो बेंजीन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आदमी और आदमी जैसा लगना, ये है राकेश और ये है स्यूडो राकेश। राकेश इज सिमिलर टू द राकेश, देयरफॉर ही इज कॉल्ड स्यूडो राकेश। तो इसीलिए इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस, मेनी डिफरेंसेस, इन सभी अंतर के बावजूद both are used for the same purpose, both are used for explaining, किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए? explaining presence or absence of acceleration, presence or absence of acceleration, presence or absence of acceleration, both are used to explain presence और absence of acceleration। दोनों का उपयोग होता है इस बात को बताने के लिए कि बॉडी में एक्सेलरेशन है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। समझे? बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, सेम सिचुएशन। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर inertia vector is called pseudo force, inertia vector is called, inertia vector is called pseudo force, pseudo स्पेलिंग देख लीजिए, is called pseudo force। यानी pseudo force is similar to the force but not the force। pseudo force has no pair, pseudo force is not interaction with associated with any interaction।
while force always exists in pair and is associated with interaction. बल हमेशा पेयर में होता है और इंटरेक्शन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझे? यही है आइडिया ऑफ स्यूडो फोर्स। अब आइडिया ऑफ स्यूडो फोर्स पर एप्लीकेशन और उस पर कई प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी देखने हैं, और आप जो अटेम्प्ट करेंगे वो तो खैर बताएंगे। समझ में आई बात? ये था एलिमेंट्री आइडिया ऑफ स्यूडो फोर्स विदाउट एप्लीकेशन। अभी तक उसका एप्लीकेशन नहीं देखा।